जय हिंद दोस्तों ये अगर आप अग्निवीर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 करा रहा हूँ, ये आपके मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट करा रहा हूँ, चाहे आपका जनरल साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चले यहाँ पे, यानी ये मान चला मैं यहाँ पे केवल 2500 क्वेश्चन वो कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो फिलहाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी पेपर में बैठेंगे यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों यहाँ पे ये मान चल रहा मैं आपको जो ये 2500 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो भाई ये 2500 क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ये मान चला अग्निवीर आर्मी जीडी का उनका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने। मैं यहाँ पे वो कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि जो आपका सामान्य विज्ञान ये तो कराऊंगा, और इसके बाद जो आपका जनरल साइंस है तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और जो मैथ हो गया, और इसके बाद जो आपका रीजनिंग हो, इन सभी के मैं वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जैसे आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं ये सारे क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, आप अगर ये तैयार कर लेते, यकीन मान चलना कि आप 45 प्लस क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसमें पूछा गया कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। और दोस्तों यहाँ पे आप ये भी चेक किया करिए कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है, क्योंकि जो आपका अग्निवीर आर्मी जेडी जो कट ऑफ जाती है, जो फिजिकल की आपकी कट ऑफ रहती है, यानी कि अगर आप 30-32 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वहीं हम बात करते हैं अगर फाइनल कट ऑफ की, तो वह इसके लिए कम से कम आपके 38 से लेकर 42 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए फाइनल कट ऑफ के लिए। तो अभी से यहाँ से देख लेना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो वह हो जाएगा सामान्य नमक। क्या हो जाएगा, सामान्य नमक होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरी ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, पेन और कॉपी लेके बैठना। अब जब भी पेपर देने जाएंगे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएंगे। बस आप ये जो 2500 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ये सारे आप तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 2 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है, और ये आपका लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका आया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो लोहे का पर जो जंग लगती है वो किस वजह से लगती है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल। फिर है जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड्स, ये भी सही है। और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट्स, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कारण जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, यानी जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग ने। किसने की थी, वेंटिंग ने की थी, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यहाँ पे जो मैं ये 2500 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप ये 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ये मान चलना एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कैसे करते हैं, हाइड्रोजनीकरण द्वारा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और हमें इनमें बताना है कौन सा मिश्र धातु है। पहला है जस्ता, दूसरा स्टील, तीसरा सीसा, और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इनमें से मिश्र धातु कौन सी हो जाएगी, मिश्र धातु हो जाएगी जो हमारा स्टील दिया जा रहा है। स्टील क्या है, एक मिश्र धातु होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में आपका पूछा भी गया था। और अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन
गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस आपकी नहीं है? ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका आया हुआ था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से कौन सी आपकी ईंधन गैस नहीं है? पहला है भाप अंगार गैस, दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, तीसरा है हास गैस, चौथा है मास गैस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? जो हास गैस होती है ये आपकी ईंधन गैस नहीं होती है, जिसे हम लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गया में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला है फास्फोरस, दूसरा सोडियम, तीसरा लोहा और चौथा है गंधक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा सोडियम। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सोडियम दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि इनमें से कौन सा तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन में जलता है? वह हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि फेदम है, यानी जो फेदम होता है यह क्या है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में आपका आया हुआ था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या होता है? यानी फेदम क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? माप होता है। यह क्या होता है? एक प्रकार का आपका माप होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? यानी रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? और ये आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता। यानी स्केल जो होता है, रिचर स्केल होता है, किसके नापने में प्रयोग होता है? ये आपके भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ये डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी में आपका पूछा भी गया था। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला 11 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है और ये क्वेश्चन एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, ये किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है आपका जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा कितना 12 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ रांची में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा? लेजर किरणें। कौन सी किरणें होती हैं? लेजर किरणें होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 13 नंबर आता और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था, जिसमें पूछा गया कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो जो रडार होता है उसमें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जिसमें पहला दिया जा रहा है विद्युत तरंगे, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा है ध्वनि तरंगे और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में अब किस प्रकार की तरंगे होती हैं? वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 14 नंबर में कि इसमें पूछा जा रहा है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? वह राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है? जो आकाश होता है वह नीला दिखाई देता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलें। ये मान चलना जो आपको यहाँ 2500 में क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। और ये क्वेश्चन एआरओ भोपाल में आपका आया हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। क्या होता है, वह अधिक सुनाई देता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है जीके का आता है। जब भी आपका अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगेगा, वहां पे 15 क्वेश्चन आपके इसके भी वहां पे पूछे जाते हैं। और जिसमें जीके का हमारा पहला क्वेश्चन 16 नंबर है। इसमें पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों अगर जिसने भी ये 2500 क्वेश्चन रट्टे मार लिए ना, ये मान चलना आप 45 प्लस क्वेश्चन बड़ी आसानी से पेपर में करके आएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है, यानी किसी देश की आर्थिक विकास दर किस पर निर्भर करती है। और ये एआरओ झुंझुनू में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किसी देश की आर्थिक विकास दर होती है, किस पर निर्भर करती है, ये किस पर निर्भर करती है, यह निर्भर करती है प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल निर्भर करती है, बाजार का आकार पे भी निर्भर करती है, और पूंजी निर्माण पे भी निर्भर करती है। यानी उपयुक्त तो सभी वाला जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा गया है कि WTO का मुख्यालय, यानी जो हमारा WTO का मुख्यालय हमसे पूछा जा रहा है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है। और ये क्वेश्चन आपको जयपुर एआरओ में पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा जेनेवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। और ये आपका एआरओ जबलपुर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, राइट आंसर इसका नोट कर लेना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा जोग जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, जोग जलप्रपात जो है वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन 21 नंबर में आता है, पूछा गया जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश आपका कौन सा है, और ये एआरओ भोपाल में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल। कौन सा प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, नोट करते चलना। आपके एग्जाम तक मैं उतने क्वेश्चन करा दूंगा, यानी एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो 22 नंबर में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से देश में पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। कौन से देश जुड़े हुए हैं, भारत एवं श्रीलंका जुड़े हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 23 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा भी गया था।
तो किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को बोलते हैं? वो बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। किसको बोला जाता है? आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर। इसमें पूछा गया कि पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? और ये ग्वालियर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था अग्निवीर आर्मी जीडी के एग्जाम में, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पहली बार परमाणु बम ये कहां पे फेंका गया था? परमाणु बम सबसे पहले कहां फेंका गया था? राइट आंसर नोट कर लेना, हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में आपका पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? और ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा चंपा। यानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वो थी चंपा में थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? और ये आपका जबलपुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो शांत घाटी किस राज्य में आपकी स्थित है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित हो जाएगी? ये आपकी केरल राज्य में स्थित हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अभी तक आपके अग्निवीर आर्मी जेडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका जब भी पेपर लगेगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और 28 नंबर में क्या पूछा गया कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यानी जो सुनामी होता है इसका मुख्य कारण क्या है? और ये आपका एआरओ गुवाहाटी में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सुनामी का जो मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप। क्या होता है? समुद्री सतह पर भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका मेन यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? समुद्री सतह पर भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। इसमें पूछा गया कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और ये क्वेश्चन आपका यारो पुणे में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? लखनऊ में। कहाँ स्थित हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? और ये आपका एआरओ जौनपुर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? महबूब उल हक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है, और ये सेक्शन आपका होता है रीजनिंग का। और रीजनिंग का आपके 5 क्वेश्चन आपके हमेशा अग्निवीर आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा आया था आपका एआरओ आगरा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे किसी गाय का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? बछड़ा होता है। तो वैसे किसी जो बकरी होता है, बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? वो हमसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? इसमें आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा हमारा? मेमना। क्या हो जाएगा? मेमना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे आपका जीके का हो, चाहे आपका जनरल जो हमारा साइंस हो गया, चाहे उसके क्वेश्चन हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके पूरे कंप्लीट में वैसे क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ से आपको आइडिया यह भी लगता रहेगा कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जो मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें आप कितना मान लो कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये भी आपको आइडिया यहाँ पे लगता जाएगा। तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एक्स
का मामा है और टी का आर से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपका यारो दिल्ली में आपका आया हुआ था, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दे रहा कि x और y भाई भाई हैं, यानी एक मान लो ये x हो गया और ये हो गया y हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए मान लो भाई हो जाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस। और फिर कह रहा है कि r y का पिता है। अब अगर ये जो r है y का पिता है तो इन दोनों का ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, यानी r जो हो गया y का पिता हो गया। आगे दे रहा है s जो है ये t का भाई है। अब जो s है t का भाई है, t इसमें नहीं दिया वो, इसे हम अभी छोड़ देते हैं। और x का मामा है। अब ये बताओ जो हमारा s है, ये जो s दिया जा रहा है, ये अगर x का मामा है तो x का मामा कब होगा, तो ये s जो है ये x का मामा तभी होगा जब जिससे कि जो r की कोई यहाँ पे पत्नी रही होगी, यानी यहाँ पे r की कोई पत्नी रही होगी और पत्नी का कोई अगर भाई रहा होगा, अब वही इनका क्या बनेगा, x का वही बनेगा मामा। तो जो s हो जाएगा, s कहाँ पे आ जाएगा, s यहाँ पे आ जाएगा, यानी s कहाँ पे आ जाएगा, s यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है t का r से क्या संबंध है। अब t कहाँ से आया, जैसे दिया जा रहा है s जो है t का भाई है, तो ये जो s है ये किसका भाई हो जाएगा, t का भाई यहाँ पे हो जाएगा, ये t का भाई हो जाएगा, s जो है t का भाई हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, यही जो हमें क्वेश्चन में जो जो मान दिए जा रहे हैं सारे हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इससे सिंपल से पूछा जा रहा है कि जो t का r से क्या संबंध है, यानी जो t का r से क्या संबंध है, तो t क्या हो जाएगी, r की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पत्नी हो जाएगी। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है पत्नी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका हमेशा इसका आएगा ब्लड रिलेशन का, तो अब मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे नोट करते चलना, जितने मैं क्वेश्चन करा दूंगा यहीं से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन 33 नंबर में पूछा गया कि विषाणु जैसे चेचक संबंधित जीवाणु किससे संबंधित होता है। तो जो विषाणु होता है, जो चेचक होते, किसी को चेचक हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, विषाणु के वजह से होते हैं। तो जीवाणु की वजह से क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जीवाणु की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। और ये बंगलोर यार में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसमें दिया जा रहा है यदि परसों शुक्रवार था, यानी ये मान लो आज का दिन हो गया, ये हो गया हमारा आज का दिन, और ये हो गया कल हो गया, और ये दिन हो गया परसों। और परसों का दिन कौन सा दिया जा रहा है, इस दिन हमारा दिया जा रहा है शुक्रवार था। और फिर कह रहा है तो आगामी परसों, ये आज का दिन है तो ये कल हो गया, और ये हो गया परसों, आगामी परसों के तीसरा दिन, यानी एक हो गया, दो हो गया, ये तीसरा दिन, ये दिन हमसे पूछा जा रहा है इस दिन कौन सा पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर शुक्रवार है तो ये हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, ये हो जाएगा रविवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ये बुध हो गया, ये गुरु हो गया, ये होगा शुक्र। तो कौन सा दिन उस दिन होगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके पेपर में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पहला दे रहा रोगाणु, दूसरा सूक्ष्मदर्शी, तीसरा माइक्रोफोन और चौथा है सूक्ष्म फिल। तो इसमें आपका विषम कौन सा हो जाएगा, विषम हो जाएगा रोगाणु। जो हमारा रोग, ये तो रोग हो गया, और ये हमारे क्या दिया जाए लेंस में आ जाते हैं, तो इसका विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा रोगाणु। जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता मैथ आता। दोस्तों जो मैथ आती ज्यादा हार्ड नहीं आती, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो मैं मैथ क्वेश्चन करा दूं आप यही सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो फिलहाल अभी आर्मी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जैसे 36 नंबर में क्या पूछा गया कि एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा होता है आपका 100% होता है, ठीक है। अगर इसमें 10% की हानि है तो मतलब कितने की बिकी है, वो हमारी बिकी है 90% की बिकी है। तो 90% का मान दिया क्या जा रहा है 873, यानी एक कुर्सी को 873 में बेचने पर तो 90% का मान दिया जा रहा है, क्योंकि 10% के अगर ये कम हो गई है तो 100 में हम 10 कम कर देंगे, 90 हो गया, और 90 का मान हमें दिया जा रहा है 873 दिया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, और क्रय मूल्य हमें पता है 100% होता है।
अगर 90% बराबर इतना 1% बराबर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 873 और बटे यहाँ कर देंगे 90। तो इसके बाद 100% कितना हो जाएगा, 100% से क्या कर देंगे, सिंपल से इसे गुणा कर देंगे, गुणा यानी 100 से कर देंगे गुणा, यानी 873 और बटे 90 कर देंगे और गुणे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 100 कर देंगे, जीरो जीरो काट देंगे और जो जो यहाँ पे वैल्यू हमारी कटेगी सारे मान हम यहाँ पे एक एक करके काट देंगे। जैसे आप इसे सारी वैल्यू यहाँ पे काटेंगे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, वह हो जाएगा आपका 970। कितना आ जाएगा, 970 आ जाएगा जैसे आप सारी वैल्यू काटते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 970 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, वो उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में करा दूंगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 37 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है यदि किसी वस्तु का 5% हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। और ये आपका बनारस ARO में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे 75 रुपए अधिक का मिलते हैं, जब हमारा जो 5% का जो लॉस था, यानी जो 5% का हमारा लॉस था ये कन्वर्ट हो गया 10% के लॉ पे, 10% के लाभ पे हमारा ये कन्वर्ट हो गया। पहले में घाटा हो रहा था, अब फायदा हो रहा है। तो इसका मान कितना बढ़ा है, इसका मान हम यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम बढ़ा है 15% बढ़ा है मान, इसका कितना बढ़ा है 15% मान बढ़ा हुआ है। और इसमें ऐसे रुपए में कितना दिया जा रहा है, रुपए में दिया जा रहा है 75 रुपए। तो वस्तु का, और हमें पता है जो हमारा सीपी होता है, सीपी क्या होता है, हमेशा आपका 100% होता है। और यहाँ पे वैल्यू दी किसकी जा रही है 15%, और रुपए में कितनी दी गई 75। यानी यहाँ हमें पता है कि जो 15% बराबर दिया गया है 75 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 5 के। इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सीपी कितना निकाला हमने, 100% होता है, तो सीपी 100% का मान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 5 गुणे 100 कर देंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, 500 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा 38 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड में कौन सा परसेंटेज होगा। सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है, यहाँ पे दी गई आधे घंटे और यहाँ पे 1 मिनट 60 सेकंड है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दी जा रही सभी का एक ही में चेंज कर लेंगे, सबको हम मान बदल लेते हैं सेकंड में, सबका हमारा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें दिया जा रहा आधे घंटे का, जिसके साथ का लगा रहता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं, और सेकंड कितने हो जाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे दिया जा रहा है 1 मिनट 10 सेकंड, यहाँ पे टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे और 10 सेकंड और जोड़ेंगे, कितने सेकंड हो गए, 70 सेकंड हो गए। अब परसेंटेज के लिए क्या करें, गुणे कर देंगे, कितना कर देंगे, गुणे कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 100। अब इसे काटो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे यहाँ पे कट जाएंगे और 2 जीरो हमारे कट जाते हैं। और इसके बाद 2 से इसे काट दो, 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 35 हो गया। यानी कितना मान आ गया, 35 बटे हो गया हमारा ये 9 हो गया। अब जैसे ही आप इसे काटेंगे, 9 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, वह निकल के आ जाएगा 3.89%। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है। जैसे 35/9 करेंगे तो यहाँ से आपको कट के आ जाएगा 3.89 आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर में आता है। इसमें पूछा गया है कि 2.4, 0.36 और 0.72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले जो दशमलव लगे इसके हम दशमलव हटाएंगे। जैसे ही लिखा है कोई संख्या, जैसे लिखते हैं कि एक, मान लो क्या लिखा है 2.4 लिखा है। अब दशमलव हटाते तो क्या होता है, दशमलव हटता तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाता है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, जैसे लिखा है ये 2.4, जिसे हम लिख सकते हैं 24/10 लिख सकते हैं। और दूसरा है 0.36, इसको हम लिख सकते हैं 36 और दशमलव हटेंगे 2 अंक, यानी 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। और तीसरा है 7.2, तो इसे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब देखिए जो भिन्न का जो हमसे पूछा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक, तो भिन्न का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो ऊपर का हम क्या निकालते हैं, ऊपर का मासापा निकालेंगे और नीचे क्या निकालते हैं, नीचे का लासापा निकलता है। इसका पूछा जा रहा है महत्तम समावर्तक क्या, जो जो ऊपर संख्याएं दी जाती है इसका क्या निकालेंगे, मासापा निकलेगा, और जो नीचे संख्या निकलती है उसका लासापा निकालेंगे, वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है।
तो 24, 36, 72 का मासापा निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मासापा निकालने के दो ट्रिक होते हैं, लेकिन एक हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए जो कि बड़ी संख्या है, एक संख्या बड़ी 36 है, एक संख्या बड़ी 72 है। तो हम यहाँ पे 36 का जैसे ही 72 में हम भाग करते हैं कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाता है, यहाँ पे ये कट जाता है। यहाँ पे इसका मासा कितना, इन दो संख्याओं का मासा कितना हो गया, 36 हो गया। अब जो एक संख्या हमारी बच गई, इसका मासा अपन निकालेंगे। संख्या हमारी हो गई, एक 24 हो जाएगी, एक हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब इनका मासा अपन निकालो तो सेम वैसे निकालेंगे, यानी 24 का भाग हम करेंगे यहाँ पे 36 बार, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना लिखते हैं, 24 लिख देते हैं। 6 में 4 घटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 2 घटा 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 से कर देंगे, तो अब इससे काटेंगे 12 दूना 24, इसका मासापा कितना हो गया, मासापा निकल के आ गया 12। अब नीचे एल का निकालेंगे लासापा, 10 और 100 और 10 का हम लासापा निकालेंगे तो कौन कितना लासापा निकालेंगे, निकल आ जाएगा 100, इसका लासापा निकल आएगा। तो बटे हम कर देते हैं 100, यानी इसका मासापा हमारा ये हो जाएगा। अब इसके जैसे 2 अंक यहाँ पर लगे हुए हैं तो ये दशमलव ऊपर जाएंगे, भाग करेंगे कितना हो जाएगा। तो ये मान लो 2 अंक बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। जैसे कभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2 अंक बाद दशमलव था, हम कट कर रहे थे, नीचे हमारा 100 आ जाता था। तो यहाँ पे 2 जीरो हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो ये जैसे ही आपके ऊपर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.12 जो हमारा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 40 नंबर आता है, और ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ जबलपुर में, आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसमें क्या दिया गया, 8 बटे क्वेश्चन मार्क जगह मान लो x लिख लेते हैं, और बराबर दिया गया क्वेश्चन मार्क जगह हम x लिख लेते हैं, बटे लिखा 50। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया, और इसमें पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा। तो इन दोनों क्या करेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x गुणे x यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और इसे इधर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 8 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो गया 400। और इधर लिखा x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा √40। कितना हो जाएगा, इसे रूट कर देंगे 40 कर देंगे। तो जैसे ही आप इसका मान क्या हो जाएगा, ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये वर्गमूल आपका हो जाएगा 20 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है, यदि a का 60%, b का 3/4 है तो a अनुपात b का मान क्या होगा। जैसे a का 60%, ये 60% क्या होता है, 60/100 हो जाएगा ये, और बराबर दिया जा रहा है b का 3/4, यानी b का 3/4 है तो a अनुपात b। अब इधर क्या करो, b है, b को इधर ले आते हैं, a हो जाएगा, b इसके नीचे हम लिख देते हैं, और इधर कितना लिखा, 3/4 लिखा हुआ है, और इसे इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जो मान कटे काट देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 पंचा 10 हो गया, और इसे ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है 5/4। तो a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि 6.8 किलोग्राम को कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, यानी कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। हमने बताया जिसके साथ का लगा रहता है उसे हम नीचे लिखते हैं, नीचे कितना हो जाएगा, ये लिखा है 6.8 है, और कितने 17 ग्राम। यहाँ पे हम देखते हैं ये दिया जा रहा है ग्राम में, और ये दिया गया किलोग्राम में। या तो हम सभी को ग्राम में बदल लें, या सभी को हम किलोग्राम में चेंज कर लें। तो सब सीधा क्या करते हैं हम, जो ये 6.8 है इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम आपके होते हैं। इधर क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा हम यहाँ पे कर देंगे, और परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से यहाँ पे कर देंगे गुणा। अब यहाँ पे ये दशमलव हटेगा, एक जीरो मान लो और ऊपर हम बढ़ा देते हैं। अब जो जीरो कटे काट देंगे, 1 2 3 जीरो सी हमारे कट जाएंगे हमारे, और 17 चौको 68 हो जाएगा, यानी कितना मान आ गया 1/4, 1/4 हो गया। अब 1/4 को अगर आप उसमें मान लो कन्वर्ट करें, यानी 1/4% तो यहाँ पे निकल के आ गया, लेकिन इसमें दशमलव के बाद दिया जा रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 का भाग हम 1 में करना है हमें, तो ऐसे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 2 बार। 4 दूना हो गया 8 हो गया, 10 में 8 घटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 20 से 20 कट जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 0.25, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि रमेश ने एक गाय को 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी। यहाँ सीपी पूछा जा रहा है। सीपी हमने बताया हमेशा क्या होता है 100% आपका होता है। यानी रमेश ने एक गाय को 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। अगर टोटल 100% होता, अगर 4% का लाभ हुआ तो बेचा कितने में था, 104% में ये बेचा गया होगा। तो 104% का मान दिया जा रहा है हमारा 8,580 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है उसका क्रय मूल्य क्या हो। क्रय मूल्य 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 8,580, 580 बटे यहाँ पे कर देंगे 104। तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, इससे सिंपल से क्या कर देंगे हम 100 से यहाँ पे आप इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। जैसे आप इसे सारी वैल्यू काटेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी काटेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, वह निकल के आ जाएगा 8,250। कितना हो जाएगा, 8,250 निकल के आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना। आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और 44 नंबर में पूछा जा रहा है कि 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। जब लगातार सीरीज चलती है ना, उनका औसत बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहे हैं 50 तक सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हमसे पूछा गया है समप्राकृतिक संख्याओं का, वो भी कहाँ तक, 50 तक। अब जैसे हम ये करते हैं 1 2 3 4 ऐसे हम संख्याएं लिखते जाते हैं और लास्ट में आएगा 50, और इसका हमें औसत निकालना। सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारी पहली सम संख्या है और जो आखिरी सम संख्या है, इन दोनों का जोड़ के सीधा हम 2 से कर देंगे भाग, यहाँ से हमारा औसत निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है समप्राकृतिक संख्या। तो पहली समप्राकृतिक संख्या हमारी 2 है और इसमें 50 तक पूछी जा रही है और आखिरी वाली 50 है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 2 + 50 करेंगे बटे 2 कर देंगे, यहाँ पे हो गया 52 हो गया, 52 बटे हम 2 जैसे ही काटेंगे कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है 6.5 बटे 0.13 का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया जा रहा है 6.5 और बटे है 0.13 का मान क्या होगा। यहाँ पे हम दशमलव हटाते नीचे एक जीरो बढ़ेगा, ये दशमलव हटाते ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इधर काटा 13 × 5 = 65 हो गया। अब यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट जाएगा और इसे 5 का 10 से गुणा करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है 46 नंबर में कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में आपका पूछा गया था। तो वैसे जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वह कौन सी होती है, वो आपकी 100 होती है। लेकिन जो 100 होती है ये आपकी 14 से तो विभाजित नहीं होगी। तो इसके आगे कौन सी संख्या आपकी ऐसी संख्या जो 14 से कट रही है, तो वह संख्या कौन सी हो जाती है, वह हो जाती है 112। कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभाजित है, तो वह हो जाएगी आपकी 112 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे बस इतना नोट कर लेना कि अगर इकाई के अंक में 2 3 दिया हो या फिर 7 8 दिया हो, तो जिस इकाई के अंक में 2 3 7 8 दिया जाता है वह आपकी क्या हो जाएगी, वर्ग नहीं होती कभी। तो यहाँ पे हम जब 4 ऑप्शन ये आपके चेक करते हैं, केवल हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है इसी में आपका इकाई का अंक 2 दिया गया है।
तो अगर 2 दिया गया है तो ये किसी भी संख्या का आपका वर्ग नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी इकाई का अंक चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, अगर इकाई का अंक इनमें दिया है तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, 12 की 4 की दर से उसे बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंपल सा सॉल्व करिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो वस्तु, और यहाँ पे लिख लो रुपए। यहाँ पे क्या हो गया, रुपए हो गया। यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे रुपए। तो 15 रुपए की, यानी पहले 15 रुपए की 6 की दर से, यानी कितने, 6 की दर से केले खरीदता है, और 12 रुपए की 4 की दर से, 12 रुपए यहाँ पे लिख लेंगे, 12 रुपए की 4 की दर से वो बेचता है। तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंटेज ज्ञात कर। जो यहाँ पे नीचे निकल के आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या, एसपी निकल के आएगा। इससे तिरछा तो सिंपल सा आपको क्या करना है, गुणा इन दोनों का कर देना है आपको। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, कितना हो जाए, 6 गुणे 12 करेंगे, कितना का 72 हो गया यहाँ पे, और इसे करेंगे 15 चौको 60 हो गया। यानी कोई 60 रुपए की वस्तु और बेच कितने रहे, 72 को। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, 60 लिखा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणे हम कर देंगे यहाँ पे 100। तो यहाँ करो, कितना, 12 पंचे 60 हो गया, और 5 से इसे काटेंगे, कितना आ गया, 2 हो गया, 20 हो गया। तो कितना में प्रॉफिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 20% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज कितना होगा, 11.7 के बराबर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से लिखा है 130, और जहाँ का है गुणा मान लेते हैं, और जहाँ क्वेश्चन मार्क जहाँ x लिख देते हैं। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है, बटे कर देंगे 100। अब बराबर दिया गया है 11.7 के दिया जा रहा है, हमसे निकालना है इस x का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो मान कटेगा काट देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये यहाँ पे दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। इस 10 से ये 10 कट गया, और 13 नवैया कितना हो गया, 13 नवैया 117 हो गया। तो x का मान कितना निकल के आ गया, वह 9 निकल के आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 50 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c दिया जा रहा है तो a अनुपात c का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका पूछा भी गया था। तो सिंपल सा पहले अनुपात निकाल लेते। यहाँ पे a अनुपात जहाँ दिया जा रहा है इसे लिखा है 2a बराबर यहाँ पे है 3b। तो यहाँ पे a को यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, a को ऐसे ही रहने देते हैं, b को इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 3/2 हो जाएगा, यानी 2 भी इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता हो गया कि जो हमारा a अनुपात b दिया जा रहा है ये कितना है, 3/2। यहाँ पे कितना हो गया, 3/2 है। और वैसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, b अनुपात c, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे b अनुपात c कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, b अनुपात c हो जाएगा 5/4, यानी कितना है, 5/4 है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ सबसे पहले मान लिख लिया a, लिख दिया a अनुपात b और अनुपात c लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a अनुपात भी पहले में दिया जा रहा है 3/2 है, और यहाँ पे b अनुपात c कितना दिया जा रहा है, ये दिया गया है 5/4। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं जो हमारा b है, b तो हमारा दोनों के मान यहाँ पे अलग अलग दिए गए। तो b का मान सबसे पहले क्या कर लो, ये सेम कर लो। b का मान सेम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 का 5 है, इनका एलसीएम ले लो, 10 हो जाएगा। तो 2 को हम 10 बना देंगे, और 5 को भी हम यहाँ पे 10 बना देंगे। तो अगर हम 2 को हमें 10 बनाना है, कितने से गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पूरे में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, 5 से गुणा हो जाएगा। पूरे में 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, वह निकल आएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15 हो गए यहाँ पे, और 5 से इसे मान लो यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, अब इसे 5 को हमें 10 बनाना है, इससे कितने गुणा करेंगे, इसे हम 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 से हुआ तो यहाँ से भी 2 से गुणा होगा, इसका भी हम 2 से गुणा करेंगे। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 4 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ मान पूछा कि इसका जा रहा है a अनुपात c। तो a का मान कितना निकल के आएगा, a का मान निकल के आ गया 15 हो गया, और c का मान कितना निकल के आ गया, वो हो गया 8 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे जो मैं ये क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ना 2500 क्वेश्चन, आप यही क्वेश्चन तैयार करके पेपर देने चले जाना, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको जरा भी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।